सोशियोलॉजी इन सिंपल वे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्राकल्पना से संबंधित भाग फर्स्ट के अंतर्गत गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में आने वाले प्रमुख प्रकरण प्राकल्पना के अर्थ और विशेषताओं के बारे में जाना था, अध्ययन किया था और उस पर विचार विमर्श किया था। आज हम प्राकल्पना से संबंधित भाग द्वितीय के अंतर्गत प्राकल्पना के प्रकार और स्रोतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, प्राकल्पना का अर्थ या प्राकल्पना किसी भी अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों के संकलन से पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने स्वयं विवेक से या अपनी संस्कृति से अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समस्या का एक संभावित उत्तर बना लिया जाता है और उस संभावित उत्तर के अंतर्गत ही वह तथ्यों का संकलन करता है और उसके द्वारा बनाया गया संभावित उत्तर सत्य है या असत्य, इसका वह अपने अनुसंधान के अंत में जानता है कि बनाया गई संभावना या समस्या का जो संभावित उत्तर है वह सही बनाया था या नहीं। तो आज हम प्राकल्पना के प्रकार और स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य, तथ्यों के प्रकार आदि के आधार पर प्राकल्पनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ हम गुडे व हार्ट के अनुसार बताई गई 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं और कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गुडे व हार्ट द्वारा बताई गई 3 अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। नंबर 2, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। नंबर 3, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। सबसे पहले अब हम लेते हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं कौन सी? अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित जो प्राकल्पनाएं हैं वे मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभव, मान्यता, लोकोक्ति, कहावत, वार्ता, विश्वास आदि पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में श्यार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन चतुर होती हैं। ये सारी जो प्राकल्पनाएं हमने बताई अभी, जो मैंने उदाहरण आपको बताए, ये सभी अनुभव पर आधारित हैं, यानी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित या उसने किसी से पहले से ही सुन रखे हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। अगला आता है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं उनमें प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों और परिस्थितियों की दशाओं से संबंधित होती हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में कैसी? जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित जो प्राकल्पनाएं हैं, ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें कौन सी? जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित जो प्राकल्पनाएं हैं इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं
रिलेशनल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नलिखित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। यानी कि दुर्खीम ने जो अपनी उनकी कृति थी आत्महत्या, उसमें संबंधात्मक जो प्राकल्पनाएं थी वो ने ये बताई थी, गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। संबंध बता दिया उन्होंने कि गांवों की अपेक्षा किसमें, नगरों में। तो गांव और नगर के जो संबंध हैं उनके आधार पर उन्होंने इस बात का निश्चित कर दिया, यह बता दिया कि गांवों में आत्महत्याएं कम होती हैं और शहरों में अधिक होती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। ये किसने बताया, इमाइल दुर्खीम ने। तो ये जो संबंध, ये जो प्राकल्पनाएं हैं वे संबंधों पर आधारित हुई, संबंधात्मक हुई, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित इन्हें हम मान सकते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारणों का परिणाम होती है, किसी एक कारण का वह परिणाम कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक कारक प्रमुख होता है और अन्य कारक सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में हम यह देख सकते हैं कि बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कारक भी ऐसे हैं जो बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो विश्लेषणात्मक आधार पर कारकों की व्याख्या करती हैं। आगे आते हैं तो हम कुछ अन्य प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से संबंधित होता है या सकारात्मक कथन होते हैं। जैसा कि हमने सामाजिक अनुसंधान के चरण पढ़े थे, उसमें हमने जो समस्या का निर्माण किया था वो हमारी समस्या थी मीडिया का युवा पीढ़ी पर प्रभाव, और हमने जो कल्पना का निर्माण किया था वो किया था मीडिया का युवा पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला आता है नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मीडिया का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या मीडिया का युवा पीढ़ी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं नकारात्मक शब्द हो गया। अगला है शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के कथनों को सम्मिलित किया जाता है, या दोनों ही प्रकार के कथनों को की संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जैसे मीडिया का युवा पीढ़ी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति से हम पूछें कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर कैसा प्रभाव पड़ता है और वह जवाब ही ना दे कि पता नहीं कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वह जो प्राकल्पना होगी वो शून्य प्रकार की होगी। यानी कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या मीडिया का युवा पीढ़ी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पना है वह शून्य प्रकार कथनों से संबंधित होगी। अगला है काम चलाऊ प्राकल्पना। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने अनुमान और अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं काम चलाऊ प्राकल्पना कहा है। यानी कि काम चलाऊ प्राकल्पना का मतलब यह है कि ऐसे कथन जो किसी अनुसंधान का आधार बनते हैं या आधार हो सकते हैं उन्हें हम काम चलाऊ प्राकल्पना कहते हैं। काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले का एक प्रारंभिक विचार होता है, लेकिन जैसे जैसे अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन करता जाता है।
जबकि इससे पूर्व की जितनी भी उपकल्पनाएं के प्रकार हमने पढ़े, उनमें प्राकल्पना का परिवर्तन अनुसंधानकर्ता नहीं कर सकता। लेकिन काम चलाऊ प्राकल्पना में जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है, वह कौन अनुसंधानकर्ता उसमें परिवर्तन कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि पहले जो उसने प्राकल्पना बनाई है वह उसे बिल्कुल ही बदल दे और नई प्राकल्पना का निर्माण कर ले। तो वह प्राकल्पना जो उसने पूर्व में बनाई है वो काम चलाऊ प्राकल्पना के नाम से ही जानी जाएगी। इसके बाद आगे, ये तो हमने पढ़े प्राकल्पनाओं के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं प्राकल्पनाओं के स्रोत। स्रोत यानी कहाँ से उपजती है प्राकल्पना, प्राकल्पना की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस बात को अब हम जानेंगे। अनुसंधानकर्ता अनेक स्रोतों के माध्यम से प्राकल्पना का निर्माण करता है। इसमें वह स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, स्वयं की कल्पना के आधार पर इसका निर्माण करता है। प्राकल्पना के संबंध में जो प्राकल्पना के स्रोत होते हैं उसे गुडेवे हार्ट ने 4 बताए। मतलब प्राकल्पना के गुडेवे हार्ट ने 4 स्रोत बताए। नंबर 1 सामान्य संस्कृति, नंबर 2 वैज्ञानिक सिद्धांत, नंबर 3 समरूपताएं, नंबर 4 व्यक्तिगत अनुभव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य संस्कृति। तो व्यक्ति एक समाज में रहता है, उस समाज की एक निश्चित संस्कृति होती है। उसके सदस्यों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सभी की एक विशेष प्रकार की शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाओं और आचरण के नियमों में भी एक रूपता पाई जाती है, जो कि उसकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। इस सामान्य संस्कृति के आधार पर भी अनुसंधानकर्ता प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है या प्राकल्पनाओं का विकास करता है। सामान्य संस्कृति में मुख्य रूप से व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके विश्वास, उसकी जनरीतियाँ और समाज विशेष में होने वाले परिवर्तन, इन सभी को देख करके भी प्राकल्पना का निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। गुडेवे हार्ट के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांत भी कई प्रकार की प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, या अनुसंधानकर्ता अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करता है। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। आगे आता है समरूपता। समरूपता का मतलब है एक जैसा दिखाई देना। कई बार समरूपता के आधार पर भी अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से ही कोई रिसर्च कर रखा हो, अनुसंधान कर रखा हो, और उसने जो प्राकल्पना बनाई है उस प्राकल्पना के आधार पर ही अगर अनुसंधानकर्ता कोई प्राकल्पना का निर्माण कर ले तो वह समरूपता के आधार पर होगी, क्योंकि रूप दोनों का कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। इसके बाद आता है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभवों का ही परिणाम हैं। यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ये प्राकल्पनाएं बनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाओं के कुछ अन्य स्रोत हैं, जैसे मानव की अंतः प्रज्ञा, यानी व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है
उसकी जो अंतर्दृष्टि है, उसकी जो अंतरात्मा है, उसके आधार पर भी व्यक्ति प्राकल्पना का निर्माण करता है या अनुसंधान करता प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष हमारी अंतर्दृष्टि या अंतः प्रज्ञा पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा ऐसा मानना है या मेरा मन ऐसा कहता है, तो वह उसकी अंतरात्मा कह रही है कि मैं ऐसा मान रहा हूँ, इसलिए मेरा जो अनुसंधान होगा या मेरा ऐसा मानना है कि यह जो समस्या का निर्माण हमने किया है इसका उत्तर ये होगा, तो उसी आधार पर भी व्यक्ति प्राकल्पना का निर्माण कर देता है। आगे आता है पूर्व में किए गए अनुसंधान एवं साहित्य का अध्ययन। किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी अन्य अनुसंधानकर्ता ने अगर उस विषय से संबंधित पहले से ही कोई अध्ययन कर रखा है तो उस अध्ययन को भी अपना आधार बना लेता है प्राकल्पना के निर्माण में। कौन? अनुसंधान करता। साहित्य, पहले से ही कोई किताबें हमारे पास मौजूद हैं, पहले से ही किसी की थीसिस मौजूद है, पहले से ही हमारे पास कोई जनरल्स मौजूद हैं, उनके आधार पर भी अनुसंधान करता प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है। आगे आता है सरकारी संगठनों एवं एनजीओज की रिपोर्ट। सरकारी संगठनों की जो रिपोर्ट है या एनजीओज की जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर भी अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। कि अगर मान लो किसी सरकारी संगठन ने यह रिपोर्ट दी कि भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या किसी राज्य विशेष में अधिक है, तो अनुसंधानकर्ता उस रिपोर्ट के आधार पर अपना अनुसंधान कर सकता है, अपना रिसर्च कर सकता है कि उस राज्य में ये अधिक जो बताया है उसके कारण क्या हैं और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सरकारी संगठनों और एनजीओज की रिपोर्ट्स के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्राकल्पना से संबंधित भाग 2 नामक इस वीडियो के अंतर्गत प्राकल्पनाओं के प्रकार और उसके प्रमुख स्रोतों के बारे में जाना। प्राकल्पनाओं के प्रकारों में गुडे व हार्ट द्वारा बताए गए 3 प्रकार महत्वपूर्ण थे। नंबर 1 अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, नंबर 2 जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, नंबर 3 विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। इसके अतिरिक्त हमने कुछ अन्य प्रकार भी बताए, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित, शून्य कथनों से संबंधित और कामचलाऊ प्राकल्पना। इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था कि प्राकल्पनाओं के जो स्रोत हैं उसमें हमने देखा कि गुडे व हार्ट ने 4 स्रोत बताए थे: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। इसके अतिरिक्त जो अन्य स्रोत थे वो थे मानव की अंतःप्रज्ञा, पूर्व में किए गए अनुसंधान और संबंधित साहित्य का अध्ययन, सरकारी संगठनों और एनजीओज की रिपोर्ट। इस प्रकार हमने हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राकल्पना, उससे संबंधित लगभग 80% भाग पढ़ लिया है। इसके बाद पार्ट 3 में हम प्राकल्पनाओं की सीमाएं, प्राकल्पनाओं का महत्व के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।